अब बात करेंगे सियासत की सड़क पर कांग्रेस की बस निकल चुकी है। पूरे देश में इस वक्त लॉकडाउन की मार है, लेकिन सबसे ज्यादा मार श्रमिकों पर पड़ रही है। मजदूर राजनीति चमकाने का एक तमाम पार्टियों के लिए ऐसा हथियार बन चुका है जिस पर राजनीति आराम से चमकाई जा सकती है। लॉकडाउन हुआ तो सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं मजदूरों को हुई है, लेकिन अब इस पर लेटर वॉर चला और एफआईआर दर्ज तक बात पहुंच चुकी है। लेकिन प्रियंका गांधी की स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं योगी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। तो आप देख सकते हैं बसों को लेकर जिस तरह से राजनीति शुरू हुई। पहले कहा गया कि हम 1000 बस चलाना चाहते हैं। मजदूरों के हालात बस से बदतर हो चुके हैं। अब योगी सरकार को लगा कि शायद एक बार आजमा कर देखते हैं। जैसे ये परमिशन मिली तो लिस्ट मांगी गई और लिस्ट में कुछ नाम फर्जी पाए गए, लेकिन बहुत सी बसें सड़क पर नजर भी आई जो कांग्रेस ने उतारी। लेकिन जब उनको रोका गया तो यह माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया। तो फिलहाल इस पर जो राजनीति है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन प्रियंका की जो स्ट्रैटेजी रही है, प्रियंका गांधी की, फिलहाल उसको अब देखकर यही कहा जा रहा है कि ये तैयारी है। 2022 में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर अभी से ही अपनी मजबूत पैठ बनाने की कोशिश में कांग्रेस जुट चुकी है। और शायद यही वजह है कि सबसे पहले इन मजदूरों को, इन श्रमिकों को हथियार बनाया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा किरकिरी अगर सरकार की हो रही है तो इन्हीं मजदूरों और श्रमिकों को लेकर हो रही है। आए दिन हम तस्वीरें देख रहे हैं कि मजदूर प्लान करने के लिए मजबूर हैं। आलम यह है कि पांव में छाले पड़ चुके हैं और आए दिन जिस तरह के हादसे हो रहे हैं उसके बाद से केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में विपक्ष के पास, तमाम पार्टियों के पास बैठे बिठाए यह मुद्दा मिल चुका है। इस पर राजनीति चमकाई जा सकती है। आने वाले चुनाव के लिए तैयारियां, या फिर यह कहें कि अभी से अपनी पैठ को मजबूत बनाने की कोशिश में कांग्रेस जुट चुकी है। और यह मजदूरों का विश्वास जीतने की कोशिश ही है कि जो बसें चलाई गई हैं मजदूरों के लिए, हालांकि इसको रोकना भी योगी सरकार को भारी पड़ गया। जो बसें सड़कों पर उतरी थी उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया और इसको लेकर भी सरकार पर लगातार सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन जो स्ट्रैटेजी रही है कांग्रेस की, वो कहीं ना कहीं अब योगी सरकार पर भारी पड़ती भी नजर आ रही है। और शायद जो चुनाव नजदीक हैं, 22 में चुनाव होने हैं, उसी वजह से कांग्रेस अब मजबूती से जुट चुकी है। और आने वाले वक्त में प्रियंका गांधी वाड्रा का ये नया रूप, ये नया अवतार कितना ज्यादा स्ट्रांग, कितना ज्यादा बूस्ट करता है कांग्रेस को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरह से धरातल पर कांग्रेस अब काम करती भी नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं यह लगता है कि आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस खुद को तैयार कर रही है। और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नवीन श्रीवास्तव इस वक्त फोन लाइन पर है। नवीन जी, स्वागत है आपका सर एएनबी न्यूज में। जी जी धन्यवाद सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मजदूरों पर राजनीति जारी है, लेकिन बसों से शुरू हुई ये राजनीति अब कहीं ना कहीं बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। एफआईआर इसमें दर्ज हो रही है। तो क्या इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि कांग्रेस का जो हथकंडा है वाकई मजदूरों का दर्द समझने की कोशिश है, या फिर अब जो इलेक्शन आने वाले हैं 22 में उसकी तैयारियां कर रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है और लोकतंत्र में विपक्ष की भी अपनी एक भूमिका होती है। हम हमेशा विपक्ष के सकारात्मक सुझावों का स्वागत करते हैं जी। लेकिन अगर सुझाव नकारात्मक हो, सुझाव भ्रमात्मक हो, तो इस प्रकार की चीजें होनी है। कोरोना नामक वैश्विक महामारी से काम का समय था, लेकिन उसमें भी कांग्रेस अपनी राजनीतिक शोषेबाजी से बाहर नहीं निकल रही है। आप याद करिए, श्रीमती सोनिया गांधी के अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया कि मोदी सरकार देश में नफरत के वायरस फैला रही है। मतलब इस महामारी को भी हिंदू मुसलमान के उस पर ले जाने की कोशिश की। बस के प्रकरण सामने है, पीएम केयर फंड पर भी इस तरीके की बयानबाजी तो कहीं से भी एक्सेप्ट के लायक नहीं है और कहीं भी से भी इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बार बार आप भी ये कहते हैं, आपकी पार्टी भी कहती है कि भैया सहयोग कीजिए, सबके सहयोग की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि जो बसें 1000 बसों को चलाने की परमिशन मांगी गई थी, तुरंत आपने ऑर्डर दे दिया कि ठीक है, आपकी बसें अगर तैयार है तो आप हमें नाम दीजिए। उसमें कुछ नाम फर्जी भी पाए गए, लेकिन बहुत सी ऐसी बसें थी जो सड़कों पर कांग्रेस ने उतारी है, उनको रोका गया। उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब हम सहयोग कर रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत थी? देखिए, ये बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि चीजें सामने नहीं, आप लोग भी बहुत ले आ पाए। आप याद करिए, 17 तारीख को कांग्रेस ने शाम को यह बयान दिया कि हमारी बसें गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पर खड़ी हैं। सरकार ने कहा कि आप लखनऊ ले आइए, आपने कहा कि नहीं, हमारी बसें नोएडा गाजियाबाद के बॉर्डर पर खड़ी हैं। 18 तारीख को आपको कहा गया कि आप उन बसों को गाजियाबाद नोएडा में ही भेज दीजिए। लेकिन जिस दिन आप कह रहे हैं कि गाजियाबाद नोएडा में बसें खड़ी हैं, जब वहां मांगी जा रही है तो तब आप कह रहे हैं कि हमारी बसें आगरा राजस्थान बॉर्डर पे हैं। इस प्रकार से कांग्रेस को सिर्फ कुछ बसों को खड़ा करके एक राजनीतिक शोषेबाजी करना था, एक स्टंट करना था,
अगर कांग्रेस वाकई मजदूरों गरीबों के लिए चिंतित थी, उनके लिए संवेदना रखती थी, तो राजस्थान जहाँ की सरकार को उन्होंने बसें ली, वहां से ही आने वाले, राजस्थान की सीमा से चलकर आने वाले प्रवासियों के लिए। लेकिन सवाल यह है ना कि सहयोग की आप बार बार बात करते हैं। अगर कांग्रेस ने यहां पर सहयोग किया, चलिए मैं मानता हूं कि जो फर्जी बसें थी उनको लेकर तो कार्रवाई होनी चाहिए थी और कार्रवाई हुई भी है, लेकिन जो बसें धरातल पर उतारी हैं उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, उनको रोका गया। आप देखिए ना कितने मजदूर पलायन कर रहे हैं। इसको लेकर अगर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और कोई सहयोग कर रहा है, बसें सड़कों पर उतार रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या थी? हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो चाहते हैं हुआ है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आप क्यों भ्रामक बयान दे रहे हैं। आप 17 तारीख को कहते हैं कि हमारी बसें नोएडाबाद गाजिया बॉर्डर पर खड़ी हैं। आपको जब 19 तारीख को भेजने के लिए कहा जाता है, मजदूरों को भी सूचना दे दी जाती है, तो आप आगरा में नाटक करना शुरू कर देते हैं। और आप कांग्रेस से भी कभी ये पूछिए कि भाई आपकी नोएडा गाजियाबाद। आपको नहीं लगता कि जो राजनीति मसला है दोनों पार्टियों के बीच, कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, क्योंकि बयानबाजी का दौर तो शुरुआत से चल रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक चुनाव खत्म नहीं होते, क्योंकि सीधा सीधा समझ में आता है कि मजदूरों को एक हथियार बनाया गया, बहुत सॉफ्ट टारगेट है जिस पर राजनीति चमकाने की हर कोई कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बयानबाजी के बीच आम मजदूर, आम तबका पिछतावा नजर आ रहा है सर। नहीं, देखिए, हमें मजदूरों के लिए जो काम करना था उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, आप याद करिए लॉकडाउन फर्स्ट की शुरुआत में ही जब दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी ने कहा कि हम 4 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन कराएंगे और 3 दिन तक कुछ नहीं करा पाए और लाखों की संख्या में लोग आनंद विहार बॉर्डर पे इकट्ठे हो गए, तब योगी जी की सरकार ने हजारों बसों को लगाकर उन मजदूरों को गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया। कोटा में जहां राजस्थान के, माफी चाहूंगा, हमने वो तस्वीरें भी देखी है जब सहारनपुर पर भारी तादाद में मजदूर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी उन्होंने की। अब सरकार इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी कि इतनी भारी भीड़ को कैसे इनका अरेंजमेंट करें, क्योंकि सच तो यही है कि किसी भी राज्य सरकार के पास एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है कि उनके राज्य से कितने मजदूर कहां कहां काम कर रहे हैं। जब मजदूरों का आने का सिलसिला शुरू हुआ तो हाथ पांव सभी के फूल गए। देखिए, हमारी सरकार ने सभी राज्यों से, जिन जिन राज्यों में हमारे प्रवासी थे, उनसे ये अनुरोध किया था कि आप एक सूची बना लीजिए कि कौन लोग आना चाहते हैं, ताकि उनके हिसाब से हमें सिर्फ उनको उत्तर प्रदेश तक ले आना नहीं था, हमें उनको क्वारंटीन की व्यवस्था करनी थी, हमें उन्हें 14 दिन के लिए राशन की व्यवस्था करनी थी और हमारी सरकार उससे भी आगे जाके उनको आने वाले भविष्य में रोजगार की स्थापना के लिए भी थी। हमको इन सारी चीजों की तैयारी करनी थी, हमें कांग्रेस की तरफ से राजनीतिक शोषेबाजी नहीं करनी थी। और मैं एक प्रश्न आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल पर लाखों लोग देख रहे होंगे, कि क्या महाराष्ट्र और राजस्थान से जो अप्रवासी उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर आए, जिनको आप लोगों के और कांग्रेस के अनुसार उत्तर प्रदेश की नाकाम सरकार ने पैदल चलने पर मजबूर किया, क्या वो महाराष्ट्र राजस्थान से उस अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर से बैठ के आए थे जो कांग्रेस के मामा मिसल जिसके आरोप? तो ये तो हम कह ही नहीं रहे हैं, तमाम राज्यों में स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में चिंताजनक बनी हुई है। लेकिन ये है ना कि दूसरों का एग्जांपल देखकर हम उस तरीके की स्थिति को नहीं दोहरा सकते। हम ये नहीं कहेंगे कि वहां के राज्य के हालात इतने दयनीय बने हुए, हमने तो फिर भी उससे बेहतर किया है। लेकिन हम देख रहे हैं तमाम राज्यों में तस्वीरें बहुत ज्यादा जो है चिंताजनक बनी हुई है। आलम यह है कि खाने के लिए राशन नहीं है। इससे पहले जो हमारा आधे घंटे का प्रोग्राम चला है, शायद आपने देखा होगा, उसमें एक मजदूर क्या खा रहा था मैं डिफाइन भी नहीं कर सकता आपको। खाने की इतनी ज्यादा परेशानी लोगों के सामने है। देखिए, केंद्र सरकार ने 35 करोड़ लोगों के खातों में 35,000 करोड़ रुपया भेजा, किसानों के खाते में भेजा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 30 लाख से अधिक रेहड़ी खोमचे वालों के खाते में पैसा भेजा। केंद्र सरकार 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं की व्यवस्था प्रति यूनिट, कार्ड है या नहीं है सबकी व्यवस्था की। लेकिन इन सारी योजनाओं को इंप्लीमेंट करने के लिए राज्य सरकार की एजेंसियां करती हैं। अगर राज्य सरकारें राशन नहीं बांट पा रही हैं, राज्य सरकारें सुविधा नहीं दे पा रही हैं, तो ये राज्य सरकारों की कहीं न कहीं कमी है। क्यों कहिए, इसको मानना पड़ेगा। और कर्मचारियों के जो ये अप्रवासी हैं, ये जिसके यहाँ काम करते थे, केंद्र सरकार का निर्देश था कि उनको उनकी सैलरी न रोकी जाए, सारी चीजें हैं, लेकिन इसको लागू कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की थी। और दुर्भाग्य मैं कहूंगा कि चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, जहाँ सबसे अधिक अप्रवासी हैं, वहाँ की सरकारों ने अगर इस दायित्व का निर्वहन किया होता। जी माफी चाहूंगा, जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर भी मजदूरों के हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में क्यों जो मजदूर हैं वो प्लान करने के लिए मजबूर हुए, जो मध्य प्रदेश जा रहे थे, तमाम अलग अलग राज्यों में जो जा रहे थे, क्यों उनको ऐसी स्थिति आ पड़ी? अगर योगी सरकार पूरा उनका ख्याल रख रही थी, 2 वक्त की रोटी तो मांग रहा था मजदूर, कोई लग्जरी आइटम नहीं मांग रहा था। उसका यही कहना था कि अगर आप हमको रोक रहे हैं तो 2 वक्त की रोटी हमें प्रबंध करवा दीजिए, हमारे पास कमाने के लिए कोई साधन नहीं है। चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो, अगर राज्य सरकारों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से किया होता तो शायद ये दिक्कतें नहीं आती। क्योंकि केंद्र सरकार, आप देखिए, लगभग आपके पास मैं आऊंगा। अंशु अवस्थी हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है इस वक्त फोन लाइन पर। अंशु जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। सर अंशु जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर
अंशु जी, आपको मेरी बात मिल पा रही है? चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नवीन जी, आप इस बात को तो मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो तालमेल का अभाव देखने को मिला है, शायद एक ये वजह भी मानी जा रही है कि आज मजदूरों के हालात इस तरह से बने हुए हैं? नहीं, निश्चित रूप से केंद्र सरकार की गाइडलाइन का, केंद्र सरकार के द्वारा दी गई सहायता का अगर राज्य सरकारें ठीक ढंग से उपयोग करती तो शायद इस प्रकार की त्रासदी नहीं देखने को पड़ती। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में देखिए, हमारा दुर्भाग्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के जिसके द्वारा हम संचालित होते हैं, हम सारे लोग, चाहे सरकार हो चाहे आप हम हो, हम अपने अधिकार की बात करते हैं, अपने कर्तव्यों की, अपने दायित्व की बात नहीं करते हैं। अगर हम सारे लोग अपने अपने कर्तव्यों, दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से करें तो इस प्रकार की समस्या नहीं आएंगी। ठीक है नवीन जी, लेकिन ये हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि सब अपनी जिम्मेदारियों को समझे, सब सहयोग करें। अगर ये सब कुछ धरातल पर नजर आता है, क्योंकि बयानबाजी से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो बसों वाली, अगर मैं मैटर की बात करूं, जो बसों को रोका गया है वो शायद इसलिए रोका गया कि अगर वो बसें चलती और मजदूर उसमें सफर करके अपने घर तक पहुंचते तो वो कांग्रेस का गुणगान करते, यानी कि जो क्रेडिट था वो आपके हाथ से निकल जाता? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस कितनी दिग्भ्रमित है। मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहूंगा। कल कांग्रेस नेत्री प्रियंका वाडेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 3:30 बजे उन्होंने 2 चीजें कही, उसको आप जी देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 60 लाख आप्रवासियों की मदद की। उत्तर प्रदेश में आए कुल आप्रवासी कितने? लगभग 20 लाख। मदद आपने कर दी 60 लाख। आपको तो न जमीन पता है ना आसमान पता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि 500 बसों में, मान लीजिए 500 हवाई बातों को हम दूर रखें, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन धरातल की तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। आलम यह है कि आज भी मजदूर जिस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, उनको अब तक कोई भी सुविधा, कोई भी फायदा नहीं मिला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो सियासत की सड़क पर कांग्रेस की बस निकल चुकी है, लेकिन जिस तरह की स्ट्रैटेजी अब प्रियंका गांधी की तरफ से अपनाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं योगी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। क्योंकि खबर तो ये तक है कि मजदूरों को लेकर एक ऐसा हथियार उसको बनाया जा रहा है ताकि अपनी 2022 की तैयारी की जा सके। क्योंकि कांग्रेस की जो खोई भी जमीन है उसको तलाशने की सुगबुगाहट कांग्रेस के शुरू हो चुकी है, और देखना यही होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा का यह नया रूप कांग्रेस को कितना बूस्ट करता है आने वाले वक्त में।